हमारे शरीर में किसी भी ऑर्गन में जो कि सेल से बना होता है, तो अगर कभी भी जो सेल डिवीजन है, जो सेल्स के बनने का जो रेट होता है, अगर वो उस पे से जो कंट्रोल है वो हट जाए और जो जो सेल डिवीजन है दैट बिकम्स अनकंट्रोलेबल, मतलब अनियंत्रित सेल की ग्रोथ जो होती है, उसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में कैंसर का नाम देते हैं। एवं कैंसर में देखा गया है कि जो ऑर्गन्स हैं या जो ट्यूमर्स हैं वो ऑर्गन्स के बाहर फैलते हैं, या इवन ब्लड के द्वारा भी जो कैंसर के सेल्स हैं वो दूसरे ऑर्गन से दूसरी जगह पर जाके वहाँ पे भी फैल सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के मुख्यतः दो मोटे मोटे हम लोग कैटेगरीज में जो रीजंस हैं उनको बांट सकते हैं। पहला हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइबल फैक्टर्स और दूसरे होते हैं अनमॉडिफाइबल, मतलब जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम लोग बोलते हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं जो कि अनमॉडिफाइबल हैं, मतलब जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो किसी औरत या किसी पेशेंट में पहले से प्रेजेंट हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एज। तो जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती है या किसी महिला की एज बढ़ती है तो ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क उसका बढ़ता रहता है। सेकंड है फीमेल सेक्स। देखा गया है कि 98% जो पेशेंट्स हैं वो फीमेल सेक्स की होती हैं, तो ऑब्वियसली फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है। वो महिलाएं या वो पेशेंट जिनको किसी भी कारण से चेस्ट वॉल का जो है या जो छाती की सिकाई करी गई है किसी और रोग के कारण से, जैसे कि लंग का कैंसर हो या कोई लिम्फोमा हो, तो उनको ये रिस्क बीमारी होने का खतरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन महिलाओं के घरों में, जिनकी सगी बहनों में या जिनकी मदर में कोई फैमिली हिस्ट्री होती है ब्रेस्ट कैंसर की, तो ये देखा गया है कि उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, जो हेल्दी औरतें हैं, उनके कंपैरिजन में ज़्यादा है। दूसरा जो मेन कैटेगरी है वो होता है मॉडिफाइबल फैक्टर्स, मतलब जो फैक्टर्स हम लोग अपने लाइफ के दौरान जिनको हम बदल सकते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ओबेसिटी। तो जो औरतें जो मोटी हैं, जिनका वेट ज़्यादा है अपने एज या हाइट के हिसाब से, उनमें रिस्क ज़्यादा है। दूसरा है अल्कोहल कंजम्पशन, सिगरेट स्मोकिंग, निकोटीन का कंजम्पशन है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और चौथा है फिजिकल इनएक्टिविटी। तो जो औरतें जिनका काम ज़्यादा बैठने वाला है, जो फिजिकली बहुत एक्टिव नहीं हैं, उनको रिस्क ज़्यादा है। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज़ द लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। जो औरतें किसी कारण से या खुद वॉलंटियरली ब्रेस्ट फीड नहीं कराती हैं अपने बच्चों को, तो ये देखा गया है कि उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है। सो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल। ये बोला जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग हमेशा अपने बच्चों को कराएं, इससे बच्चे के लिए तो ये लाभकारी है ही है, साथ ही साथ ये ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। ब्रेस्ट कैंसर का बहुत इंपॉर्टेंट एक जेनेटिक एक एस्पेक्ट है या फैमिलियल एस्पेक्ट है। जो पेशेंट्स जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, जिन औरतों के घरों में उनकी सिस्टर्स में या उनके मदर में ये कैंसर पाया गया है, तो ये देखा जाता है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। और ये जो है आजकल हम लोग इस चीज़ को जानने के लिए एक टेस्ट करते हैं। जिन पेशेंट्स में ब्रेस्ट कैंसर जल्दी उम्र में होता है या 40 साल से कम की एज में होता है, जिन औरतों में बायलैटरल ब्रेस्ट कैंसर होता है या दोनों तरफ ब्रेस्ट कैंसर है, या ब्रेस्ट के साथ साथ ओवेरियन कैंसर भी है या पेट का जो ओवरी का कैंसर है, तो उन पेशेंट्स में हम एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बरका म्यूटेशन या BRCA या जीन म्यूटेशन। इसको हम एक ब्लड के द्वारा एक टेस्ट कर लेते हैं, और अगर ये टेस्ट पेशेंट में पॉजिटिव आता है तो फिर ये रिस्क ये मानते हैं कि ये जो उनके ऑफस्प्रिंग है, या उनकी लड़कियां हैं, तो या उनकी जो सगी बहनें हैं, उनको रिस्क बढ़ जाता है। तो ये हम लोग सब्सिक्वेंटली उन फैमिलीज़ में या जिनमें या जो म्यूटेशन पॉजिटिव है, तो उसको करके जो उनके आगे जो उनके रिलेटिव्स हैं उनको हम उनका रिस्क जान सकते हैं। 95% पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं क्लिनिक में, उनका सबसे कॉमन सिम्टम होता है कि ब्रेस्ट में गिल्टी या गांठ होना। स्पेशली 30 साल की उम्र से अगर ज़्यादा एज है तो फिर उसको बिल्कुल ही सीरियसली उसको पकड़कर अपने डॉक्टर, जो नियरेस्ट आपके डॉक्टर हैं या जो भी ब्रेस्ट सर्जन हैं, उनको जाके मिलना चाहिए। ये देखा गया है कि 95% गिल्टियाँ ब्रेस्ट में होती हैं वो होती हैं नॉन कैंसरस, वो सिंपल गिल्टियाँ होती हैं। बट जो 5% गिल्टियाँ हैं जो कि कैंसर हो सकती हैं, उनको पकड़ने में, उनको अर्ली स्टेज में पकड़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक महिला जिसको कोई भी ब्रेस्ट में कोई गिल्टी या गांठ लगती है, तो उसको तुरंत बिल्कुल लापरवाही या बिना डिले करके डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा गिल्टी के अलावा भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई ब्रेस्ट में छाला या अल्सर हो जाना, कोई निप्पल से ब्लडी डिस्चार्ज आना, अगर निप्पल से खून या कोई डिस्चार्ज जो कि बहुत टाइम से आ रहा है, जो ठीक नहीं हो रहा है, उसका होना, निप्पल का अंदर धंस जाना जिसको हम लोग बोलते हैं निप्पल इन्वर्जन, अगर निप्पल बिना किसी कारण से निप्पल अंदर धंस जाए,
तो वो एक कारण हो सकता है। आपको लग रहा है कि स्किन मोटी हो रही है या फिर स्किन में कोई चेंजेस हैं तो वो दैट कैन बी अ सिम्टम, वो एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा बगल में जो आर्मपिट होती है, अगर वहाँ पे, या कांख जो हम लोग बोलते हैं हिंदी में, अगर वहाँ पे कोई गिल्टी लग रही है, गांठ लग रही है, तो भी वो कई बार जो होता है कि ब्रेस्ट में जो गिल्टी है वो वहाँ से फैल के कांख में आ सकती है, तो वो भी एक ब्रेस्ट कैंसर का एक कारण हो सकता है। तो ये कोई भी सिम्टम अगर किसी महिला को है तो इनको बिल्कुल त्वरित इनको ध्यान में लेके डॉक्टर्स को मिलना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस बेसिकली ट्रिपल असेसमेंट हम लोग बोलते हैं अपने मेडिकल लैंग्वेज में, जिसका मतलब है कि डॉक्टर का एग्जामिनेशन, डॉक्टर के द्वारा परीक्षण, दूसरा है मैमोग्राफी और तीसरा है एक टिश्यू बायोप्सी या कोर बायोप्सी। तो इन 3 जांचों के द्वारा हम ब्रेस्ट कैंसर को कंफर्म कर सकते हैं। ब्रेस्ट में जो सिम्टम्स हैं, कोई गिल्टी गांठ है, तो मैंने आपको बताया कि 95% पेशेंट्स में ये सिंपल चीज़ें, मतलब दीज आर और नॉन कैंसरस, ये नॉन कैंसरस सिम्टम्स हो सकते हैं। बट ब्रेस्ट कैंसर में ट्रीटमेंट अगर अर्ली स्टेज में कर लें तो बीमारी जड़ से ख़त्म हो सकती है, हम लोग ब्रेस्ट कैंसर को क्योर कर सकते हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि अर्ली डायग्नोसिस कैन क्योर द डिजीज़। तो जल्दी बीमारी पकड़ने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी दिक्कत आपको ब्रेस्ट में कोई गिल्टी लगे तो तुरंत जो है, जो भी आपके नियरेस्ट डॉक्टर हैं या फिजिशियन या जो सर्जन्स हैं या ब्रेस्ट सर्जन्स हैं, उनको जाके मिलें और वो आपका कुछ जांचें कराएंगे, जैसे कि मैमोग्राफी हुआ, ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड, या फिर सुई की जांच, FNAC या कोर बायोप्सी होती है। तो इन जांचों के द्वारा हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट में 5 हिस्से आते हैं। तो सबसे पहला है सर्जरी, दूसरा है कीमोथेरेपी, तीसरा है रेडिएशन थेरेपी, चौथा है हार्मोन थेरेपी एंड 5वां है टारगेटेड थेरेपी। तो जहाँ तक रही बात सर्जरी की, तो सर्जरी में आजकल 2 तरीके हैं। पहला है ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी, यानी कि हम लोग अगर ट्यूमर छोटा है या बीमारी अगर अर्ली स्टेज में है तो आजकल पूरा स्तन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, एवं छोटे से ऑपरेशन से एवं ब्रेस्ट को बचाकर उस ट्यूमर को निकाला जा सकता है। दूसरा तरीका सर्जरी में है, उसको बोलते हैं मैस्टेक्टमी। मतलब अगर ट्यूमर थोड़ा सा साइज़ में आपका बढ़ गया है, ट्यूमर बढ़ा है, एडवांस्ड स्टेज में है, तो उस केस में ब्रेस्ट को बचाना संभव नहीं होता है एवं पूरे ब्रेस्ट को निकालना पड़ता है। तो दैट इज़ मैस्टेक्टमी। सर्जरी उन्हीं पेशेंट्स में हम लोग ऑफर करते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हम लोग बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं या जहाँ पे क्योर पॉसिबल है। सेकेंड जो मोडालिटी है ट्रीटमेंट की, वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी ब्रेस्ट कैंसर में बहुत अच्छी आउटकम अवेलेबल है कीमोथेरेपी से, और ये कीमोथेरेपी अमूमन हम लोग नसों के द्वारा इंजेक्शंस दिए जाते हैं। और जो कीमोथेरेपी आज की डेट में हम लोग दे रहे हैं वो काफ़ी एडवांस्ड कीमोथेरेपी है। पहले के जो साइड इफ़ेक्ट्स थे या जो लोगों में बहुत डर था कि कीमोथेरेपी को टॉलरेट करने में दिक्कत होगी, तो वो दिक्कतें आज कम से कम हैं। हम लोग पेशेंट्स को पूरा काउंसलिंग करके, पूरा समझा के, दवाओं को समझा के कीमोथेरेपी देते हैं, एवं देखा गया है कि 95% पेशेंट बहुत अच्छे से कीमोथेरेपी को टॉलरेट करते हैं। तीसरा जो मेन ट्रीटमेंट है वो है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी होती है सिकाई, जहाँ पे भी जब भी हम ब्रेस्ट में ऑपरेशन करते हैं या चेस्ट में जो ऑपरेशन होता है, तो उसके बाद कुछ मरीजों में रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, एवं ये एक मशीन होती है जिसके द्वारा इसको एक्सरेज के द्वारा उस एरिया को वहाँ पे वो सिकाई दिया जाता है, ताकि जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वहाँ दोबारा कोई गिल्टी फ्यूचर में ना बने। चौथा मैंने आपको बताया हार्मोन थेरेपी। तो हार्मोन थेरेपी भी एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। पेशेंट्स जो हम लोग कैंसर की जो बायोप्सी होती है, अगर देखा गया है कि वो बायोप्सी में अगर हार्मोन रिसेप्टर्स, हम लोग एक जांच कराते हैं, अगर हार्मोन रिसेप्टर्स पॉजिटिव है ट्यूमर, तो उन केसेस में हम लोग 5 साल के लिए एक ट्रीटमेंट है जो सिंपल टैबलेट फॉर्म में एक गोली डेली खानी होती है महिलाओं को, तो उसको हम लोग हार्मोन थेरेपी बोलते हैं। और ये बहुत आसान है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही मिनिमल हैं, एवं कुछ मरीजों में आजकल हम लोग 5 साल से बढ़ा के ये दवा 10 साल तक भी दे सकते हैं। टारगेटेड थेरेपी, तो ये अभी सबसे लेटेस्ट एक एडिशन है हमारे ब्रेस्ट कैंसर जो ट्रीटमेंट है उसमें, और इसमें भी कुछ दवाएं ऐसी हैं जो जीन लेवल पे जाके काम करती हैं। कुछ ऐसी जीन्स जो पर्टिकुलर कैंसर में ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, तो उसके अगेंस्ट कुछ दवाएं हैं जिनको हम लोग दे सकते हैं। अगेन दीज आर ऑल, ये इंजेक्शंस होते हैं, बट इनमें जो फ़ायदा ये है कि इनमें कीमोथेरेपी के जैसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। ये ट्रीटमेंट थोड़ा नया है, थोड़ा कॉस्टली है, बट जो पेशेंट्स जिनकी अफोर्डेबिलिटी है या जिनका ट्रीटमेंट, उनको फाइनेंशियल कोई बहुत इश्यूज़ नहीं है, तो उनको हम ये ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हैं। सबसे पहले अर्ली डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई सिम्टम लगे तो आपको डॉक्टर से जाके मिलना है, वो किसी भी एज में हो। वो ऐसा नहीं है कि केवल 40 साल के बाद या 50 साल के बाद। आजकल देखा गया है कि इवन यंग एज में जो यंग लड़कियां हैं, 25 साल 30 साल, उस एज ग्रुप में भी ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो
जो सिम्टम्स हैं पहले उनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है कि रोकथाम कैसे करें, कैसे बचाएं। तो जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो फैक्टर्स जो हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में, जैसे कि एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना जिसमें कि एक अपना हेल्दी डाइट लेना, जो जिसमें लेस फैटी फूड है, अल्कोहल एवं स्मोकिंग को अवॉइड करना। चौथा है ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए औरतों को। इसको कराने से जो उनका ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क कम हो जाएगा। एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने बात करी थी आपको एक जीन टेस्टिंग की। घरों में अगर फीमेल पेशेंट्स हैं या मान लीजिए मदर को ब्रेस्ट कैंसर है या उसके डॉटर को ये डर है कि मुझे अपना रिस्क असेसमेंट करना है, तो आजकल हम लोग जीन जो टेस्ट अवेलेबल हैं उनका प्रयोग करके ये हम उन पेशेंट्स या उन फैमिलीज़ में उनके रिस्क को असेस कर सकते हैं। एवं अगर ये पाया जाता है कि वो म्यूटेशन पॉजिटिव आते हैं, तो जो पेशेंट्स की बहन है या उनकी डॉटर्स हैं, उनको भी हम लोग आजकल एक कीमो प्रिवेंशन के द्वारा कुछ टैबलेट्स हैं या कुछ और ऑप्शंस हैं या सर्जिकल ऑप्शंस हैं, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट टू पेशेंट, तो वो उनको भी कुछ ट्रीटमेंट हम लोग ऑफर कर सकते हैं।